नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट सर। वीरेंद्र सर, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। नमस्कार आपके दर्शकों को भी सादर प्रणाम। जी। सर, आज बात करेंगे कुछ एक ऐसे सीरियस इश्यूज पे जिसमें सीधे सीधे इस समय कोई डेवलपमेंट या राजनीति होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन एक मौसम चल रहा है जिसमें जो वोकल सोसाइटी का मतलब जो बहुत नॉमिनल है, 2-3% ऑफ द कंप्लीट सोसाइटी है, जो कि सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर एक्टिव है। कुछ एक ऊबन जैसा माहौल या इस तरह की चीज, उसी के साथ साथ एक और बड़ी पुरानी बीमारी है, चंडू खानों से निकल के आती है। कभी दिल्ली वर्सेस लखनऊ कराओ, मैं योगी और मोदी सीधे सीधे एक दूसरे के सामने, और भविष्य और वर्तमान, इस तरह की बातें, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। क्या ये धरातल पर ही है, या ये कुछ एक ऐसा वर्ग है जो वोकल ज्यादा है, साउंड ज्यादा करता है, ये उस तरफ है? ये है क्या? क्या वाकई कहीं इस तरह की एक ठहराव सा और एक भ्रम की स्थिति जैसी कोई स्थिति है या नहीं है? अगर है तो उसके कारण क्या हैं और उसका निदान क्या है, इस पे धीरे-धीरे आगे आएँगे। लेकिन ऐसा कुछ है भी क्या सर? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इस समय की जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, जिसको आजकल फैशन में और कम्युनिस्टों ने, राहुल गांधी ने जेन ज़ी कहना शुरू किया है। उस हुँ, जेन ज़ी ने आज तक कभी ये नहीं देखा कि इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो लगातार 3 बार सरकार बना चुका है और उसके 12 साल पूरे हो गए हैं। इस जेन ज़ी ने आज तक यूपी में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा है जो लगातार 2 बार निर्वाचित होके मुख्यमंत्री बना और 9 साल पूरे कर दिए। 10 बजट हुँ, भी पेश कर लिए, मोदी जी ने 13 बजट पेश कर लिए। ये हमने कभी देखा ही नहीं है। हमने केवल देखा है हाई कमांड और कांग्रेस का मुख्यमंत्री। 80 से 89 के बीच में कांग्रेस की सरकार रही। उस 80 से 89 के 10 साल में कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री हुए। वीपी सिंह, श्रीपति मिश्रा, एनडी तिवारी, वीर बहादुर सिंह और फिर एनडी तिवारी। 5 मुख्यमंत्री 10 साल में। यहाँ योगी जी अकेले 10 साल पूरे कर रहे हैं। ये कभी हमने देखा नहीं। तो ये एक नई हुँ, चीज़ हो रही है। और यूरोप में मल्टीकल्चरलिज़्म और भारत में सेकुलरिज़्म, इन 2 राजनीतिक सिद्धांतों ने केवल हमको एक चीज़ ये दी है कि हमें हमारा स्वयं बोध, हमारा इतिहास बोध, हमारा शत्रु बोध पूरा हमको हमारा समाप्त कर दिया है। आज हमको ये पता नहीं हम कौन हैं। तो सबसे आसान क्या हमको समझ में आता है? हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं। और हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो उससे काम नहीं बताते अपना पहले ये पता करते हैं किस जाति का है और उससे आधार पे ही हम अपनी राय तय कर लेते हैं, ये तो ऐसा होगा। आज यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ये एक बहुत बड़ा पाखंड इस देश में चल रहा है पिछले 80 सालों से, वर्ल्ड वॉर। अरे भाई, वर्ल्ड वॉर कहाँ से थी? वो तो कॉलोनियल पावर्स की वॉर थी। इंडिया तो ब्रिटेन का गुलाम था और हमारे 20 लाख सैनिक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े। क्या हमारे लिए लड़े? वो दे फॉट फॉर द ब्रिटेन, फॉर द अलाइड फोर्सेस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी भयानक पूरा यूरोप जो है तबाह हो गया था, पूरा मलबे में बदल गया था और उनके यहाँ आबादी पहले ही कम थी और उनको जो है वर्क फोर्स चाहिए थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी जो जो उनकी पुरानी कॉलोनीज़ थी, उपनिवेश थे, वहाँ से लोगों को, इमिग्रेंट्स को बुलाया अपनी इकोनॉमी के इंजन को चलाने के लिए। तो वहाँ नारा दिया गया मल्टीकल्चरलिज़्म, हुँ, बहुसंस्कृतिवाद। तो आज यूरोप में जब उनको मुसलमान जो है, जब उनको लपड़िया रहे हैं और उनके घरों पे, मोहल्लों में, शहरों में कब्जा कर रहे हैं, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में और हंगरी में और रोमानिया में और ईस्टर्न यूरोप के देशों में और इवन नीदरलैंड में कम से कम 1.5 दर्जन देशों में समस्या है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन हैं। यानी ये हमारे जो जो राष्ट्रीय चाचा थे नेहरू जी, उन्होंने हुँ, इतना महान काम हुँ, किया कि हमको यही स्मृति विलोप ऐसा हो गया कि हम हमें यही नहीं मालूम है हम कौन हैं। हमारी सभ्यता की हमारी क्या विरासत है, हमारी सिविलाइजेशनल लेगेसी क्या है। कल प्राइम मिनिस्टर ने इज़राइल में कहा कि इंडिया एंड इज़राइल आर टू सिविलाइजेशनल स्टेट। एग्ज़ैक्टली। अब हुँ, बहुत बड़ी संख्या हुँ, ऐसे लोगों की है जो ये नहीं जानती कि सिविलाइजेशनल स्टेट क्या है। वो ये भी नहीं जानती हमारा देश है क्या?
जब मैं किसी को, इवन पत्रकारों के बीच में जब मैं बात करता हूँ इंडियन स्टेट, तो वो समझते हैं कि मैं यूपी स्टेट की बात कर रहा हूँ। यूपी स्टेट नहीं है, यूपी प्रोविंस है। हिंदी में प्रांत है, लेकिन हमने उसको राज कहना शुरू कर दिया। राज होता है नेशन स्टेट। तो ये जो नेशन स्टेट हम्म आज हमारा है, जो पूरी दुनिया जिस आधार पर संगठित है, वो 1648 की वेस्टफेलिया ट्रीटी जो थी यूरोप में, जहां ये तय किया गया कि अब हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, और जहां जिस जाति का, जिस रेस का और जिस भाषा के लोगों का बहुमत है, उसको एक देश बना देंगे। यानी हम्म देश के गठन का आधार रिलीजन, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड रेशियल आइडेंटिटी या एथनिक आइडेंटिटी बन गया। तो जब हम्म भारत में, जब आज से 100 साल पहले, जब भारत के राष्ट्रवादी लोग अंग्रेजों से मिलते थे कि हमें आप कम से कम अगर आजाद नहीं कर सकते, देन एटलीस्ट गिव अस द डोमिनियन स्टेटस। तो वो कहते थे किसको दे दे भाई, आप तो देश ही नहीं हो। आप क्या हम्म तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, उड़िया है, बंगाली है, पंजाबी है, और हिंदी है, और हजारों बोलियां हैं। आप तो देश ही नहीं हो। तो यूरोप के ये समझ ही नहीं आता था कि ये, और विंस्टन चर्चिल ने कहा था 1947 में कि ये देश रह नहीं पाएगा, साल बिखर 6 महीने में जाएगा। बिखर जाएगा। तो हम्म एक तो हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, और दुनिया में सिविलाइजेशनल स्टेट केवल 3-4 ही हैं जो बचे हैं। हम, इजराइल, चाइना में, चाइना भी था, उसको कम्युनिस्ट पार्टी खा गई। ईरान भी था, उसको इस्लाम खा गया। इस्लाम का इजिप्ट हो भी गया। था, उसको इस्लाम खा गया। इराक भी था, उसको क्रिश्चियनिटी इस्लाम खा गया। तो एक तो ये बात हम्म हुई। तो जब हमें यही नहीं पता है कि हम कौन हैं, तो सबसे आसान बात क्या है, ये जो है अवनीश शर्मा जनरल कैटेगरी के हैं, भट्ट जी जो है ओबीसी वाले हैं। अब ओबीसी के बारे में हम लोग नहीं जानते। संविधान की सभा में पहले अंग्रेजों ने ये, आज जो जाति का दंश हम लोग झेल रहे हैं, ये हमारा नहीं है। ये हमको देन है अंग्रेजों की। आज से 150 साल पहले इस देश में जातिवाद पहले कोई जानता नहीं था। धर्मपाल जी की बहुत पुस्तक है, बहुत मशहूर पुस्तक है, भारत का स्वधर्म, वो पढ़ लीजिए, सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो आज हमारे जो जो जिन जिन लोगों को, जिन वर्गों को अंग्रेजों ने अनटचेबल आइडेंटिफाई किया, उनको कहा गया डिप्रेस क्लास। फिर उनको बाद में कहा हम्म गया बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास, क्लास कहा गया, क्लास नहीं कहा गया। जब संविधान में ये आया सभा में कि जो शूद्र जाति है, शूद्र को गाली बना दिया गया, शूद्र को कस वर्ड बना दिया गया, शूद्र को अपमानजनक शब्द बना दिया गया। जबकि हम्म हमारी जो वर्ण व्यवस्था की मान्यता है, जन्म से हम सभी शूद्र हैं, संस्कारों के बाद हमें जाति मिलती है, वो व्यवस्था समाप्त हो गई। तो उसके उसका बाद तो जो कोई जिक्र अंग्रेजों ही ने नहीं आता। दलितों को डिफाइन करने के लिए कहा, ये जो है बैकवर्ड क्लास, और जो इनके अलावा है वो अदर बैकवर्ड क्लास, यानी जिनको आज ओबीसी कहा जाता है। इस तरह हम्म जन्म हुआ है ओबीसी का। और आज जो है लोग ओबीसी का और अदर बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड कास्ट का अंतर भूल गए हैं। तो ये समस्या है। और जो आपने कहा आजकल क्या चल रहा है, जो लेटेस्ट सीजन चल रहा है, वो तो आजकल बामन ठाकुर चल रहा है यूपी में। स्वामी वो जो आपके स्वयंभू शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, वो योगी जी को भी एक जाति के खाने में कैद करने में लगे कोशिश हुए कर हैं। रहा है, और जैसा एक शायर असफल। ने कहा है कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुल्म के आसार, और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। तो आजकल हम लोग एक दूसरे को दीवाना बना रहे हैं, कहो भाई ठाकुर साहब, कहो पंडित जी, बस यही चल रहा है। लेकिन इसके मूल में क्या है, हम्म हमें ये जानना चाहिए, और ये और इसको समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने कैसे इस देश को जाति में बांटा। पहला काम जो उन्होंने किया, मंदिरों का स्टेट ने टेक ओवर किया, और मंदिरों के आधार पर जो सनातन अर्थव्यवस्था का जो आधार था, मंदिर एक्सेस था, मंदिर धुरी थी। मंदिर जो है हम्म सनातन अर्थव्यवस्था का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, जजमानी व्यवस्था थी, गुरुकुल थे, सब उन्होंने नष्ट कर दिया। आज हमारा एल्गोरिदम जो था, जो एल्गोरिदम का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, जो हमारा एल्गोरिदम था वो उन्होंने नष्ट कर दिया। और हम्म अंग्रेज के जो गवर्नर थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, उन 19th सेंचुरी की उनकी सर्वे रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन इलाकों, और एंड ऑल्सो पंजाब, 7 लाख हम्म से अधिक गुरुकुल थे।
और जिन वर्गों को आज ओबीसी कहा जाता है, उनकी संख्या इन इन गुरुकुलों में 76% थी। बाकी के बाकी में हम आप अनुवादी थे। और उस समय साक्षरता प्रतिशत 96% था। हुँ, लड़कियों की संख्या उन स्कूलों में, गुरुकुलों में उतनी थी जितनी आबादी है, 50-50 उतनी आबादी थी। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट है। धर्मपाल जी की पुस्तक भारत का स्वधर्म में अंग्रेजी में है, ब्यूटीफुल ट्री, उसमें विस्तार से उपलब्ध है। और उसके बाद जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल अभी नवंबर में कहा था कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू की। उसको 200 साल पूरे हो रहे हैं 2035 में। हमारे पास 10 साल का समय है, हमें उसको हुँ, समाप्त करना है। तो हमारे संग अब आज कोई ये नहीं जानता कि, कि वर्ण व्यवस्था कोई नहीं जानता, जजमानी व्यवस्था के बारे में हमको नहीं पता, गुरुकुल व्यवस्था के बारे में हमें नहीं पता। ये जो मनुवाद है, ये भी अंग्रेजों की देन है। एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता में है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर था विलियम जोन्स। वो कहता हुँ, था कि यार ये जो है, ये जो हमारे पास जो है कैनन लॉ है, चर्च क्रिश्चियनिटी का, मुसलमानों के पास शरिया है, ये हिंदुओं के पास तो अपना कोई डिवाइन लॉ है नहीं, आसमानी किताब है नहीं, फिर भी ये इतने मजे में कैसे रहते हैं। तो उसने जो है मनुस्मृति का ट्रांसलेशन कराया और उसने कहा कि हाँ, ये लॉ हिंदुओं का है। और उसने कहा कि बस अब जो है मनु लॉ के अनुसार जो है हिंदुओं के मामले को, जो सिविल मामले हैं, उसको डिसाइड किया जाएगा। फिर अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति के तहत और 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज ने कहा अंग्रेजों से, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में आने की अनुमति नहीं दी कि भाई देखो, हम यहाँ हुँ, धंधा करने आए हैं, हम यहाँ लूटने आए हैं, और तुम अपना जो है अगर यहाँ बाजार फैलाओगे तो हिंदू जो है बिदक जाएंगे और हमारे काम में समस्या आएगी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने कहा कि भारत में हिंदुओं के एनमास क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन या धर्मांतरण में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण है। तब अंग्रेजों ने कहा हुँ, कि भाई अब जो है इसका विशाल साहित्य उपलब्ध है। ये और आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, किताबें हैं और बाकायदे एकदम प्रमाणिक किताबें हैं। और अंग्रेज फिर कहा भाई हिंदुओं को अब जो है खलनायकीकरण करना शुरू किया जाए, हिंदुओं को खलनायक बनाया जाए। ब्राह्मणों ने पहले वो अंग्रेजों ने पहले ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी का चुनन चढ़ाया, बड़ी संख्या में उनको भरा बंगाल में, मद्रास में, केरल में। और फिर कहा हुँ, देखो, ये सारा कब्जा ब्राह्मणों का हो गया और ये लोग शूद्रों के अधिकार पे कब्जा किए बैठे हुए हैं। वहां पे वो कौन सा था, वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ, आत्मसम्मान मूवमेंट शुरू हुआ। और उसके नेता तमिलनाडु में थे पेरियार, महाराष्ट्र में थे ज्योतिबा फुले, और एक थे कोल्हापुर के नरेश साहू जी महाराज। और बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस काम को संभाला। तो उसके बाद जो है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था नाम दिया गया, ब्राह्मणिकल ऑर्डर नाम दिया गया। और उसके बाद इस महान परंपरा को आजकल आगे बढ़ा रहे हैं हमारे वामपंथी जिहादी। जेएनयू में नारे लग रहे हैं आज 2026 में, ब्राह्मण्स गो बैक, और ब्राह्मण पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल ऑर्डर करना शुरू कर दिया। तो केवल ब्राह्मण को टारगेट करो, ब्राह्मण को नष्ट कर दो। और अगर ब्राह्मणों को नष्ट कर दोगे तो सनातन समाज का जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक नेतृत्व जो ब्राह्मणों ने सदियों से, हजारों साल से किया है, वो समाप्त हो जाएगा। अगर ब्राह्मण हुँ, समाप्त हो जाएंगे तो फिर जो है पूरे हिंदुओं को कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो और आज स्थिति ये आ गई है कि अंग्रेज हमें क्या समाप्त करेंगे, कम्युनिस्ट हमें क्या समाप्त करेंगे, हम स्वयं को ही समाप्त किए ले रहे हैं। अगले हफ्ते होली है। लखनऊ हुँ, की परंपरा है कि होली के दिन जो बकरे का मीट है, शायद उसको अंग्रेजी में मटन कहते हैं, उसका दाम 100 रुपए किलो बढ़ता है। तो ये जो ट्रांस गोमती एरिया है, इंदिरा नगर है, गोमती नगर है, विकास नगर है, अलीगंज में है, आपको इस दिन कसाई की दुकान पे बड़ी भीड़ मिलेगी। और जो है और लोग वहां पे कच्चा मीट लेने जाते हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ उसमें 100% सवर्ण होते हैं, और उसमें भी बड़ी संख्या ब्राह्मणों की होती है। ये समझ लीजिए। और जब हम और एक बात हम ये नहीं समझते कि हुँ, कि जब हम एक जाति विशेष का होने के आधार पर, ब्राह्मण हो, यादव हो, ठाकुर हो, राजपूत हो,
चाहे सो कोई भी हो, जब हम अपनी कास्ट आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि फिर हम जो है मानसिक पक्षाघात का शिकार हो गए। हम फिर जो है स्लीप वॉक में चलने की आदी हो गए। फिर हम मेंटली, इंटेलेक्चुअली विकलांग हो गए। अगर आज का ब्राह्मण या आज का राजपूत अगर जातीय आधार पर किसी प्रिविलेज की मांग करता है, किसी विशेषाधिकार की मांग करता है, तो उससे ये भी तो पूछा जाएगा कि आपका आचरण क्या है? आपकी आध्यात्मिक चेतना का आधार क्या है? आप जनेऊ जो है बनियान के नीचे पहनते हैं या कोट के ऊपर पहनते हैं, या पहनते ही नहीं हैं? या आपको मालूम है गायत्री मंत्र क्या होता है? सूर्य नमस्कार क्या होता है? क्या आपको भारतीय संस्कृति का जो प्राचीन अविरल धारा हज़ारों साल से चली आ रही उसके बारे में क्या जानकारी है? लेकिन शाम को आप बार में दिखेंगे और उसके बाद और वहाँ पे शराब कबाब भी होगी और फिर आप सुबह कहेंगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो अगर आप कास्ट के आधार पर कोई प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं, तो कृपया पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि क्या आपके पास वो विशेषाधिकार को दावा करने का ठीक नैतिक बात। अधिकार है? आज ये ठीक। समस्या है। इसीलिए और जब कास्ट आइडेंटिटी हो जाती है और दोनों लोग कास्ट आइडेंटिटी को अपनी मूल आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो वो लोग सबके सब मानसिक पक्षाघात, मानसिक विकलांगता के शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों हम्म, से तर्क करना असंभव हो जाता है। ये और आपने जो सही मैंने कहा। पढ़ा अब तक, जो मैंने सीखा है, किसी भी जी। वार्तालाप के, किसी भी संवाद के 4 आधार होते हैं। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण। हम्म। आर्गुमेंट, फैक्ट, लॉजिक एंड एविडेंस। अब इन चारों पे आज के ज़माने में ज़रा किसी से बात करके दिखा दीजिए आप। अगर आपके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, तभी आप इन 4 मानकों के आधार पर किसी से बात कर सकते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी अगर आपके सही। पास नहीं है, एक यूपी में चीफ सेक्रेटरी थे और वो रिटायर हो गए। बहुत हम्म। पुरानी बात हो गई। वो मुझसे बोले कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया सर? बोले भले जीएसटी आ गया। तो मैंने उनको जीएसटी की 1996 से पूरी हिस्ट्री बताई कि हम्म। नरसिम्हा राव मोरक्को की राजधानी मराकेश में गए थे और वहां पे डंकर ड्राफ्ट साइन हुआ था, जो इन्होंने बनाया था। उसके बाद डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हम्म। उसमें ये तय हुआ था, 135 देशों ने उसपे साइन किए थे कि हम अपने देश में जीएसटी लागू करेंगे, यानी वन नेशन वन टैक्स, जो बात मोदी जी ने 20 साल बाद 2017 में कही। ठीक बात। तो और उसके बाद पहली बार मैंने कहा जीएसटी बिल अटल जी के समय 2003 में ड्राफ्ट हो गया था। हम्म। 2005 में कांग्रेस की सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया था। उसमें 12 साल उस पे बात की। सारे राज्य ये चाहते थे कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम नहीं होना चाहिए, साल में बढ़ना चाहिए 14%। मनमोहन सिंह हम्म। ने ये मांग नहीं मानी, मोदी जी ने मांग मान ली, जीएसटी लागू हो गया। लागू हो तो गया, मुझसे बोले बिल्कुल। आप क्या टैक्स लॉयर हो गए हैं? मैंने कहा मैं तो जो था वही हूँ। इसी तरीके से आप बात कर लीजिए न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन के बारे में। 100 में 90 लोग आपको बताएंगे कि साहब मोदी ने पेंशन खत्म कर दी। अगर आपने कहा नहीं खत्म नहीं की है भैया, अब तो ओपीएस आ गया, अब तो एनपीएस आ गया है, न्यू पेंशन हम्म। स्कीम, वो पहले से बेहतर है। तो फिर आप अपनी सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ये और जो मतलब कुल विषय हम मिला के लोग बात कर कुतर्क। रहे हैं, हाँ, जी हाँ। हाँ, अब कुतर्क का जमाना है। जी। कुतर्क का जमाना है। इसीलिए सर मैंने ये बड़ी बात पहले आपसे बात की, सिवाय इसके कि कौन कहाँ इस समय कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है। वैसे अगर कहा जाए तो योगी जी बहुत शानदार तरीके से सिंगापुर और जापान, आप सोचिए, तो योगी जी से जो शुरुआत में 2017 में कांग्रेसी इकोसिस्टम ने किस तरीके से मजाक उड़ाने की भी कोशिश की थी कि अरे साहब ये तो महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, ये क्या जाने साइंस। अखिलेश यादव कितनी अभद्रता से ये बातें शुरू में भी कहते रहे, बीच बीच में भी करते रहेंगे। लेकिन सर एक चीज अब जरा सा वर्तमान राजनीति की बात करें तो ये सारी चीजें जो बड़े संदर्भ में आपने बताई, ये हमें समझ में नहीं आती हैं, या हम समझने को तैयार नहीं है, या ये केवल दिल का गुबार है जो मुंह से निकल रहा है, और जमीन जो है वो वहीं बंधी हुई है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, नाराजगी है, नफरत नहीं है, या आमर्श है,
ऐसा नहीं है कि कुछ और है। क्या ये इस तरह का है कि वाक़ई कुछ परमानेंसी भी है इसमें? देखिए, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन 2 लोगों के संग एक बहुत बड़ी परेशानी है। ये लोग अनअपॉलोजेटिक हैं। इनको अपने हाँ, इनको कोई आत्मग्लानि नहीं है कि मैं हिंदू हूँ यार, क्या बताऊँ यार, देखो बाबरी मस्जिद तोड़ दी यार, आई एम सॉरी यार। ये इस तरह के हिंदू नहीं है। और हुँ, ये हुँ, लोग पॉलिटिकली करेक्ट हिंदू भी नहीं है। ये जो लोग नीति संगत है, जो तर्क हुँ, संगत है, वो डंके की चोट पे बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में कहा, मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता। बिल्कुल, अतीक अहमद ने 2023 में जब जब हत्या की, वो जो राजू पाल के केस में गवाह था, उसका नाम भी पाल था। योगी जी हुँ, ने असेंबली में कहा, इनको मट्टी में मिला देंगे। ये असेंबली में कोई बोल नहीं सकता है। कोई नहीं, उसको संभल में सीरीज़ लगा नवंबर दी। 2024 में दंगा हुआ हुँ, और और मुसलमानों की जिहादी भीड़ ने एएसआई की टीम पे हमला किया और जो वकील हैं जैन साहब, उनके ऊपर भी हमला हुआ, वो बच गए। उसके बाद योगी जो जो वहां पे फिर जो सरकार ने अपना काम किया, योगी जी ने कहा कि 1978 में संभल में दंगा हुआ, 250 हिंदुओं का निर्मम हत्या की गई। 1947 में हिंदू 50% आबादी थी, आज 11% है। वहां पे 68 हमारे हिंदू तीर्थ थे, 54 मिल गए हैं, हम बाकी भी हम खोज लेंगे। 19 ठीक बात। कूप थे, 19 कूप मिल गए हैं, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। वहां पे परिक्रमा यात्रा भी शुरू हो गई है। हमें किसी का कुछ नहीं लेना है, हमें हम अपना वापस चाहिए। अपना लेना है, तो सही बात। योगी और मोदी के बीच में दरार ढूंढने वाले, फॉल्ट लाइन ढूंढने वाले, मेरा मानना है उनका नाम मैंने रखा है यूकेएम, उच्च कोटि के मूर्ख। वो सब यूकेएम, ये यूकेएम है, बड़ा सही सर, उच्च कोटि के यूकेएम, मूर्ख हैं वो लोग। उच्च हाँ, कोटि के तो मूर्ख। इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को ना तो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीदना है। उनको केवल अगर बनाना है तो वो कहेंगे भैया 2 यूनिवर्सिटी और बना दो। देवरिया में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, महंत अवैधनाथ के नाम पर, महंत दिग्विजय नाथ के नाम पर, या किसी भी अन्य जो है पूज्य गुरु के नाम पर। एक आध स्कूल और खोल दो, मेडिकल कॉलेज खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, ये उनका सपना है। और ना ही उनको प्राइवेट जेट चाहिए। एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं यूपी में, जो हुँ, प्राइवेट चार्टर्ड जेट में चलते हैं। अगर उनको लखनऊ से कानपुर भी जाना होता है तो वो चार्टर्ड जेट से जाते हैं। तो उनको ये सब उनको नहीं चाहिए। और ना ही उनको, और जो कुछ आज योगी आदित्यनाथ की जो जो उनका राजनीति में स्टेचर है, वो किसी की कृपा से नहीं है। वो उनके ठीक बात। स्वयं गाढ़े परिश्रम से आया है। 19 साल वो एमपी रह चुके हैं, 9 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक यूकेएम ने कहा कि योगी जी को जापान और सिंगापुर प्रधानमंत्री पद की ट्रेनिंग लेने भेजा गया है। जो व्यक्ति 28 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है, योगी जी के 19 साल के जो सांसद थे, जरा देख लीजिए जाके, सब रिकॉर्ड अवेलेबल है लोकसभा की साइट पर, उनकी अटेंडेंस कितनी थी? 90%। उन्होंने कितने मुद्दे उठाए, कितने उन्होंने प्रश्न लगाए, वो शायद नंबर 1 पे मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेनिंग की जरूरत है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये जो है, आप ये एकदम जो है फालतू बात है। मूल बात ये है कि पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और दूसरे योगी आदित्यनाथ ने हुँ, देश की और फिर प्रदेश की राजनीति की जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसको बदला है। सबसे ये बड़ी बात। समस्या ये है। यहाँ हुँ, की यहाँ की राजनीति पहले हिंदुओं की स्मृति को, उनकी चेतना को कुंद करने के लिए एक फ्रॉड चलाया गया, विकास। उस हुँ, विकास के नाम पर कांग्रेसियों के तो जो है बड़े-बड़े किले बन गए, और विदेशों बैंकों में पैसा इकट्ठा हो गया, और जनता विकास के लिए तड़पती रही। पहली बार यूपी में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया, उसके पहले केंद्र में ऐसा प्रधानमंत्री आया, जो दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत था, अंत्योदय, यानी अंत्योदय, अंतिम बिल्कुल। व्यक्ति का उदय। मैंने हुँ, 77 में पहली बार अंत्योदय का नाम सुना था, लेकिन धरातल पे उसको ट्रांसलेट होते मैंने देखा 40 साल के बाद, हुँ, 2018 से। यानी हर व्यक्ति को के पास घर होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए,
शौचालय होना चाहिए, बिजली कनेक्शन होना चाहिए, उसके घर में गैस कनेक्शन हो, एलपीजी होना चाहिए, बिल्कुल बुनियादी, हर व्यक्ति ये के तो पास बुनियादी चीजें थी हेल्थ इंश्योरेंस होना शौचालय की। चाहिए। बिल्कुल बुनियादी चीजें सर, इसमें तो शौचालय तक हाँ, शामिल है, बताइए वो तक नहीं था। जी, और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक बात। इसके अलावा दर्जनों स्कीमें हैं, लखपति दीदी है और आपका पीएम कुसुम योजना है। हर किसान को जो है पंप सेट पे सोलर पंप है, पीएम किसान सम्मान निधि है, यूपी में अब तक जो है 17,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुका है। ये सब चीजें हैं। और लोगों को अंदाजा नहीं है, तमाम हम्म, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ये स्टडी की है कि केवल शौचालय आने से भारत में सैनिटेशन के बढ़ने से हम्म, के कारण जो कॉन्टेजियस या छूत की बीमारियां या गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों में कितनी कमी आई है, और इसने देश के जीडीपी में कितने लाख करोड़ का योगदान किया है। बिल्कुल इन्फेंट बिल्कुल। मॉर्टेलिटी में भी कमी आई है। और साथ साथ जो फ्री, जो आपका वो मिल रहा है, गेहूं और चावल, उससे फ्री कितना फर्क राशन, आया है। हाँ। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो और अब तक क्या होता था, 90 में मंडल लागू हुआ, मुलायम सिंह बोले भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। तीनों अपने। मन सब यादव ही होंगे और कोई नहीं होगा, डीएम भी यादव होगा, सीएम भी यादव होगा, पीएम भी यादव होगा। और वो भीड़ में हिस्टीरिया। ये बात है 90 की। आज कैसे साल हो गए, 35 साल हो गए, 26 से 36 साल हो गए। बहन जी आई, उन्होंने क्या कहा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अरे भाई, आपने तिलक तराजू को अगर 4 जूते मार लिए, तो जिस वर्ग की आप नेता हैं उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में क्या कोई उसमें क्या सुधार बदलाव हुआ? होता है? तो सही बात। लोगों ने जम के जो है ठर्रा पिया है 35 साल। अब उनका नशा उतर रहा है। तो ये अब बड़ी जब बात, ये अब वो बड़ी बात देखते आपने हैं कि कही सर। सरकार हमारे पास हम्म, आ रही है, हमें किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ रही है, हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और मोदी और योगी ने जो जाति आधारित जो अस्मिता की राजनीति है, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी वो खत्म पॉलिटिक्स कर की दी। बुनियाद पे ही ऐसा हथौड़ा मारा है कि अब जाति के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। बहुजन समाज बिल्कुल। पार्टी की असेंबली में एक सीट है। बिहार में आरजेडी, जो लालू यादव बोलते थे भूरा बाल साफ करो, वो ब्राह्मण, खत्म है, राजपूत खुद ही साफ है। और भूमिहार नाला साफ करो। आरजेडी आज वहां पे जो सरकार बनाने जा रही थी, आज वो 24 खुद सीट ही पे आ साफ गई है। है। तो बिल्कुल। जब ये आराम की राजनीति थी, जब इसकी बुनियादी खत्म हो जाएगी, तब आप क्या समझते हैं अखिलेश यादव क्या व्यंग के अलावा करेंगे क्या? बिल्कुल वो सर, क्या बोल बिल्कुल। रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बाहरी है, बाहर ही घुसपैठिया हैं। है। उनको ये याद हम्म, नहीं है, आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हमारे गोविंद बल्लभ पंत कुमायूं के थे। सन बिल्कुल 74 में हेमवतीनंद बहुगुणा गढ़वाल के थे। नारायण बिल्कुल। दत्त तिवारी कुमायूं के थे। और नारायण दत्त तिवारी ऐसे अनूठे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भी बने। उत्तराखंड भी रहा है, बिल्कुल। योगी बिल्कुल। आदित्यनाथ जो है 98 से यूपी से एमपी हैं, 2017 एमपी रहे 19 साल, ठीक और बात। उनको वो बाहरी बता रहे हैं। सर ये अब मुझे लगता है, यही तो होगा, और होगा क्या इसके अलावा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसीलिए जब आपको ये पता लग जाता है कि काम और राजनीति इन दोनों का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सनातन प्रखर है, तो फिर वो योगी आदित्यनाथ निकल के आते हैं। और सर आपने जो दो बातें कही ना, अनअपोलोजेटिक हैं दोनों के दोनों, और दोनों ये जानते हैं कि उनको कब क्या करना है और किस समय में करना है। ये टीम वर्क दिखाई देती है। इसलिए सिंगापुर और जापान जाकर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, वरना तो राहुल गांधी न जाने कितने देशों की यात्रा कर आए हैं और वो प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन मोदी जी ने कहा कि भाई उसके लिए दिल जीतना पड़ता है। तो ये दिल जीतने वाली राजनीति है जिसमें सनातन प्रथम है और राष्ट्र प्रथम है, क्योंकि राष्ट्र अगर प्रथम है तो सनातन प्रथम है, और सनातन प्रथम है तो अल्टीमेटली राष्ट्र प्रथम का ही भाव रहना है। सर आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इन थोड़ी बहुत फैल रही नकारात्मक जो गंध है उसके बीच में ये आज की चर्चा हमारी थोड़ी सी सुगंध आपको जरूर देगी। अगर ऐसा आपको लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और वीरेंद्र नाथ भट्ट सर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री नमस्कार। राम।